हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो कार्बन को आपने कहाँ पढ़ा था? तत्वों में पढ़ा था। और तत्वों के कौन से वर्ग में पढ़ा था? अधातुओं में आपने कार्बन को पढ़ा था। ठीक है, उसी कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर होता है जिसमें वो क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है और उनके एटम से जुड़ करके कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और वो बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड्स फॉर्म करता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपके यौगिक बनाता है। और इनकी संख्या बाकी सारे जो तत्व हैं उनके यौगिकों से भी अधिक होती है, इसलिए इनके लिए स्पेशल एक ब्रांच रखी गई है जिसको कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसी कार्बन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह से ये बंध बना रहा है और तत्वों के परमाणुओं से या अपने ही किसी दूसरे परमाणु से कितने प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है, इसकी संयोजकता क्या है, संयोजन क्षमता जिसे आप कहेंगे, और इसी तरह से आप अलग अलग इसके कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, चलिए तो चैप्टर 4 नोट कर लीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए देखो, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन आपका क्या है? एक अधातु। आपने उसको बोला कि कार्बन हमारी एक अधातु है। ठीक है, कार्बन में आपके होते हैं, आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उसका एटॉमिक नंबर आप बोलते हो 6 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गए। न्यूट्रल स्टेट में यानी उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 ही आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसका देखते हैं तो किस प्रकार का आता है? पहली कक्षा में आपके 2 और बचे हुए कितने? 4, वो आपकी दूसरी कक्षा में कोश में आ जाते हैं, यानी ठीक है ना। कार्बन की बात कर रहे हैं हम, क्या बोला मैंने? इसका परमाणु का क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं आप, कितना होता है? Z इज इक्वल टू 6, Z मानते थे इसको। और न्यूट्रल स्टेट में उदासीन अवस्था में क्या बोलते हो आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो कि किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। 6 हो गए। ठीक है, 2n² का फॉर्मूला लगाते हो आप कोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। तो पहली K, दूसरी L, M, N, इस तरह से आप कोश बनाते हैं। K के लिए 2n² की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है, क्योंकि N की जगह आपको 1 रखना होता है। पहली कोश K क्या है? आपकी पहली कोश, तो N की वैल्यू 1, तो 2n² यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, यानी कि पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब 2n² L के लिए लगाएंगे तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे नंबर की कोश है। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 8, यानी L में आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे तो आपके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें आ गए, L में कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये आपका नाभिक हो गया, ये पहली कोश हो गई, ये दूसरी कोश हो गई। ओके, पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोश में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है। अब क्या होता है, किसी भी एटम को अपने निकटवर्ती, जो भी उसके नजदीक नोबल गैस होगी, उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना होता है, या फिर आप क्या कहते हैं? अष्टक प्राप्त करना होता है। ठीक है, और अष्टक का सामान्य अर्थ आप 8 इलेक्ट्रॉनों से लेते हैं कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये K वाली कोश थी, ये आपकी L वाली कोश, तो ये क्या है? ये बाह्यतम कोश है, यानी आउटर मोस्ट शेल जिसे आप कह रहे हैं। ओके, इस बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको 8 बनाने हैं। तो 8 आप कैसे बना सकते हो? इसमें 4 और इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो ये 8 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 2 स्थितियां हो सकती है ना,
या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, फिर इसकी बाह्यतम कोश ये अंदर वाली हो जाएगी के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम के समान विन्यास हो जाएगा, वो भी आपका नोबल गैस है। या इसमें 4 और ले आए तो 8 आ जाएंगे, तो अष्टक पूरा हो गया, नोबल गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या तो 4 ऐड कर ले या फिर 4 क्या कर ले, बाहर निकाल ले। लेकिन किसी भी एटम में इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को निकालना या ग्रहण करना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहा है तो वहां पर नाभिक में तो अभी भी 6 ही संख्या रहेगी ना पॉजिटिव चार्ज की। आपने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो नाभिक में आपके 6 प्रोटॉन है। अब आप कह रहे हो कोशों में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, लेकिन हम 4 और ला रहे हैं तो कितने हो रहे हैं आपके टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव पार्ट अभी भी 6 ही है। आपने क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट कितना है, 6 है, लेकिन अगर हम 4 और इलेक्ट्रॉन ले आते हैं तो नेगेटिव पार्ट आपका 10 हो रहा है। तो ये नाभिक के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को इतनी संख्या में वहां पर रोक पाए। ओके, तो इस तरह से ना तो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो फिर वो अपना अष्टक पूर्ण कैसे करेगा? तो वो बनाता है सहसंयोजी बंध। यानी वो क्या करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा और ना ही वो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर साझेदारी करेगा। वो किसी अन्य परमाणु के साथ उस इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा और कहेगा कि तुम भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करो और अपना इलेक्ट्रॉन भी मुझे शेयर करने दो। ओके, और इस तरह के बॉन्डिंग्स को आप क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्डिंग जिन्हें कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से आपका कक्षक को छोड़कर जाएगा और ना ही कोई पूर्ण रूप से उस कक्षक में एंटर होगा। समझ रहे हैं, उस कोश में एंटर होगा। यानी सिर्फ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को वो लोग शेयर कर रहे हैं। यही कार्बन के परमाणु में होता है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी और के साथ शेयर होगा और यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन को ये एटम यहाँ पर शेयर करेगा, इस तरह से। तो अब 8 पूरे हो गए, क्लियर? तो इस तरह से कार्बन साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की, कार्बन के ही किसी अन्य परमाणु के साथ या किसी अन्य तत्व के अन्य परमाणु के साथ। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड हम बात कर रहे थे, सहसंयोजी आबंध जिसे कहा जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक मैंने क्या बताया आपको, 6 है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। पहले में आपने बोला 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बचे हुए 4 दूसरी वाली में चले जाएंगे। ओके, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, जहां पर आयन डेवलप हो रहे थे। आयन कब डेवलप हो रहे थे आपके, जब आप कह रहे थे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कोई एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उस पर डेवलप हो रहे थे, तो उनको आयन कहा जा रहा था। देन आयनिक बॉन्डिंग हो रही थी। ओके, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन। अगर ये क्या करता है, 4 और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो C4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये नाभिक के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, नाभिक में आपके 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं अभी भी, तो वो नाभिक के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉनों को यानी 10 निगेटिव चार्ज को बियर कर पाए या वहां पर होल्ड कर पाए, जबकि पॉजिटिव पार्ट 6 ही। ओके, and it could lose 4 electrons forming C4 positive cations। और ये क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करके C4 पॉजिटिव कैटायन भी बना सकता है, बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आपको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Thus,
carbon overcomes this problem by sharing of its valence electrons with other carbon atoms or with atoms of other elements. Okay, क्या कहा? लेकिन जब ये दो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं कि ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, और ना ही वो ग्रहण कर पा रहा है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या आपकी कम हो रही है नाभिक में, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की या वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को की साझेदारी कर रहा है और साझेदारी के बाद अपना बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ओके, यानी जब कोई भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, साझेदारी हो रही होगी, किसी भी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन ना तो पूर्ण रूप से कोश को छोड़ रहा होगा, ना ही कोई पूर्ण रूप से किसी दूसरी कोश में एंटर कर रहा होगा, वहां पर जब साझेदारी होगी, साझेदारी के बाद बनने वाले आबंधों को आपका सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओके, चलिए, ये तो शेयरिंग की बात हो गई कि साझेदारी हो रही है तो सहसंयोजी आबंध आपके यहाँ पर बन रहे होंगे। अब ये सहसंयोजी आबंध के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं आपके, वो कितने टाइप के बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध के प्रकार, तो तीन प्रकार के आपके यहाँ पर आप सहसंयोजी आबंध पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी आबंध। दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द्विसहसंयोजी आबंध। तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। त्रिसहसंयोजी आबंध। ओके, तो एकल सहसंयोजी आबंध क्या कहता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया गया है हाइड्रोजन का, जहां पर हाइड्रोजन के दो एटम है, H2 लिखा गया है, H2 लिखा गया है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम हैं और इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है। एकल सहसंयोजी आबंध का मतलब है कि दोनों एटम से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया है, यानी एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और वो पेयर कहां से आ रहा है, सिंगल पेयर की बात करें, वो पेयर कहां से आ रहा है, उस पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब दो कहां से आ रहे हैं, दो अलग अलग एटमों से आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा एटम, यानी दो हो गए। इन दोनों की शेयरिंग से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी को आप क्या कह रहे हैं, एकल सहसंयोजी आबंध कह रहे हैं। तो जब भी आपका एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, या आप क्या बोलेंगे, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है ना। ये आपके कई मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल H2 का दिया गया है, F2Cl2, इन सभी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखते हैं। ओके, सो व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when a single pair of electrons are shared between two atoms in a molecule, for example F2Cl2 H2 etc.,
दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इसको क्या कहा जाता है? आपका एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। जब परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे कि आपका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का है, हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन का है, तो इन सभी में एकल सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं और इनको एक और प्रकार से लिखा जाता है। एकल सहसंयोजी का मतलब है एक डैश लगा दोगे बीच में, तो एक डैश का मतलब या एक लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? दो पेयर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, यानी दो एटम के बीच अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। आपका अगर दो एटम है, उनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है और दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने शेयरिंग में, तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। ओके, सो व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन when two pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, for example O2 CO2, तो इन सभी में डबल बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया गया है, तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन के एटम से, CO2 का मतलब क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो ये आपका एक कार्बन दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डिंग करता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है आपका? देखो, कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के चार चार होते हैं ना उसके बाह्यतम कोश में, ये चार है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो दो ये हो गए चार, और दो उसने यहाँ पे रखे, ये 6 हो गए इस ऑक्सीजन के। राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है उसके भी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन से यहाँ पर डबल बॉन्डिंग फॉर्म कर दी है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, और इस वाले ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्डिंग कर दी है, यहाँ पे भी दो दो, यानी दो पेयर आपके शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर साझेदारी हो रही है उनकी। तो इस प्रकार कार्बन आपका क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है दोनों ऑक्सीजन के एटम के साथ, इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट है आपका त्रिसहसंयोजी आबंध। त्रिसहसंयोजी आबंध कहता है कि अब एटम्स के मध्य में तीन तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब क्या है कि अगर दो एटम है तो दोनों एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, when three pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, for example N2। ओके, तो नाइट्रोजन में क्या होता है आपका? नाइट्रोजन में आपके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए इस नाइट्रोजन के और 3 ये हो गए, ठीक है? राइट हैंड साइड में जो नाइट्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन उसके ये हैं और 3 ये हैं। तो दोनों नाइट्रोजन ने अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए हैं और इस तरह से यहाँ पर तीन बंध बन रहे हैं। तो किस तरह से? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध बन रहा है। क्लियर? तो ये आपका हो गया त्रिसहसंयोजी आबंध, जहां पर तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी दो एटम्स के मध्य में, तो वहां पर त्रिसहसंयोजी आबंध बनते हैं। जहां पर दो एटम्स के मध्य में दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वहां पर द्विसहसंयोजी आबंध बनेंगे, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जहां पर दो एटम्स के मध्य में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां पर आपका एकल सहसंयोजी आबंध यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से आपको सहसंयोजी यौगिकों के मध्य कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और जिस प्रकार से वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में अपने परमाणु के मध्य, उसी प्रकार का उनका कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप वहां पर बनता है। और मोस्टली आपको ये इस तरह से एटम्स के मध्य में लाइन या डैशेस आपको दिखते हैं। अगर एक लाइन है इसका मतलब एकल सहसंयोजी आबंध सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दो दो लाइन आ रही हैं दो एटम्स के मध्य तो यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर दो एटम्स के मध्य में तीन लाइन बनी हुई दिख रही है आपको तो यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपका है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसे आप कहते हैं, वो आपको किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग साथ साथ में कौन कौन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, और ऑक्टेट रूल किस तरह से बन रहा है, ये सब बताता है। ठीक है ना। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये तो आपने अभी देख भी लिया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है दो हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तब। तो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में, यानी एक एक का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो जहां पर एक पेयर की शेयरिंग हो रही थी उसको आप क्या कह रहे थे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे थे, यानी एकल सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर एकल सहसंयोजी आबंध बनता है, और इस प्रकार से अगर हम मान लें कि ये वाला आपका इस राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रखा है और दोनों उन इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, या आप बोल सकते हो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से यहाँ पर एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है। ओके, तो इस प्रकार बिंदु संरचना बनाने के लिए आती हैं आपके पास। तो आप अगर हाइड्रोजन का पूछा जाता है तो वो बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं, और भी कई सारे यौगिकों के आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 यहाँ पर स्टार्ट किया है, जहाँ पर सबसे पहले आपने कार्बन को समझा, और उसमें आप जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, साथ ही टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ा, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। ओके, आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। आप लोग भी घर से ये सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो भी आपकी बुक में है उनको पढ़कर आएंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।